93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे और पार कर जाएंगे। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एम्स ऋषिकेश में ऑक्सीजन संयंत्र का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने एम्स ऋषिकेश में जो ऑक्सीजन का पीएसए प्लांट लगाया गया है उसका जायजा लिया, बारीकी से देखा, समझने की कोशिश की कि आखिर तकनीकी आधार पर यह कैसे काम करता है और कैसे मेडिकल ऑक्सीजन की जो आपूर्ति क्षमता है उसमें वृद्धि के लिहाज से ये प्लांट कितना मददगार साबित होगा। क्योंकि एम्स ऋषिकेश की अगर बात की जाए तो एक नया स्थापित एम्स है और साथ ही साथ वहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और ऐसे में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का लगना ये अपने आप में एम्स ऋषिकेश की क्षमताओं के विस्तार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और इस पूरे प्लांट में इसको लगाने के बाद में जो उपलब्धता है मेडिकल ऑक्सीजन की वो बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने इसका जायजा लिया और हमारे सहयोगी संवाददाता भी इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। रमा त्यागी हैं ऋषिकेश से, इसके अलावा आदित्य हैं भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रमा, पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, किस तरीके से एम्स ऋषिकेश के लिहाज से बात की जाए, खुद प्रधानमंत्री ने भी जायजा लिया और आप भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर करने के लिए ऋषिकेश पहुंची हुई हैं। ऐसे में ये जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है किस प्रकार से एक लाइफलाइन के तरीके से काम करेगा उन मरीजों के लिए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कैसे क्षमता विस्तार हुआ है एम्स ऋषिकेश का? बेशक आप कह सकते हैं कि एक बेहद सशक्त लाइफलाइन का जो है आज लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है और इसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है, मील का पत्थर कहा जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं आर्येंद्र, जिस तरह से आप देखते हैं कि कोविड के समय में, सेकेंड वेव के समय में जिस तरह की एक किल्लत पैदा हो गई थी ऑक्सीजन की, उसको देखते हुए तुरंत जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया और कुछ ही समय के बाद 1100 के करीब 1100 से ज़्यादा संयंत्र जो हैं वो संचालित हुए हैं और आज 35 संयंत्रों का यानी कि देश के हर राज्य में इस तरह के जो प्लांट्स का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है। ये अपने आप में बड़ी सौगात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आम आदमी के क्षेत्र में और उस आदमी के क्षेत्र में जो हाशिए पर खड़ा हुआ है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं तक जिसकी पहुंच नहीं है, उसे वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बेहद अहम। अगर यहाँ के हम प्लांट की बात करते हैं तो 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता की ऑक्सीजन उत्पादन की इसकी क्षमता है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूरे दिन में 24 घंटे में 24,000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है और पहले का जो यहाँ पर जिसे कहते हैं कि एक बैकअप प्लांट में था वो 30,000 प्रतिदिन का था, तो 54,000 लीटर के करीब की एक क्षमता, दोगुनी से ज्यादा की क्षमता का विस्तार यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पादन की दिशा में अगर हम कहते हैं तो हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑक्सीजन डायरेक्ट पेशेंट तक पहुंचती है, कोई इसमें रीफिलिंग की जरूरत नहीं होती है और मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है बहुत ही आसानी से, जो पेशेंट के पास पहुंच जाए, बहुत ही सुविधा के साथ पहुंच जाए, रीफिलिंग का कोई झंझट ना हो और जिस समय जरूरत है, सबसे बड़ी बात है जिस समय जरूरत है उस वक्त तक यहाँ पर पहुंचे, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 990 से ज्यादा हॉस्पिटल में, एम्स में बेड्स हैं, इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पर 100 से ज्यादा बेड्स हैं, उनको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण। और अभी जो हमें जानकारी मिली वो ये मिली कि फिलहाल जो इसकी क्षमता है 50 से 60 पेशेंट्स को एक साथ मुहैया कराने की है, लेकिन इसे विस्तारित किया जा रहा है कि
190 तक इसको बढ़ा दिया जाए। और अगर रीफिलिंग का भी होता है, फिलहाल वो नहीं इसमें होता है, लेकिन अगर उसका भी प्रोविजन है तो उसे भी ये किया जाए, तो अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत सशक्त कदम है और तकनीक की दिशा में इसे बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है कोई अलग से वो नहीं करना, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है सीधा उसको प्लांट में लेना है और उसको कन्वर्ट करके पाइप के जरिए पेशेंट तक पहुंचाना है। ये अपने आप में बेहद अहम है। बिल्कुल रमा, आप रहिए हमारे साथ में, हम भोपाल चलते हैं, हमारे सहयोगी आदित्य भी मौजूद है। आदित्य, तकनीक के आधार पर आत्मनिर्भर हो रहे भारत खासतौर से स्वास्थ्य के मोर्चे पे एक बेहतरीन आधार को तैयार करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन, किस प्रकार से क्षमता निर्माण आप भोपाल और मध्य प्रदेश के लिहाज से देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आरेंद्र। कारण उसका यह है कि मैं इस वक्त जिस जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मौजूद हूं, ये भोपाल का शासकीय अस्पताल है। मार्च 2020 से पहले पूरे मध्य प्रदेश में एक भी ऑक्सीजन संयंत्र नहीं होता था। कोरोना के वक्त में हमने इस अस्पताल में सिलेंडर्स की गाड़ियां आती हुई देखी है, स्थानीय प्रशासन को सिलेंडर्स के इंतजाम करते हुए देखा है। लेकिन आज 1000 LPM के 2 जनरेशन प्लांट जो है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो यहां स्थापित हो चुके हैं। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के लेवल पर जिस तरीके से होना है, उसको लेकर दूसरी लहर के बाद से मध्य प्रदेश में काम होना चालू हो चुका था। 201 प्लांट लगाने की बात थी, जिसमें से 161 प्लांट जो आज की तारीख तक जो है वो शुरू हो चुके हैं। उनका लोकार्पण कुछ का आज हुआ है, कुछ का पहले हो चुका था। इसके अलावा 40 प्लांट जो है वो इसी महीने के अंत तक जो है वो शुरू हो जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर नहीं, बल्कि कुछ ग्रामीण दुरुस्त इलाके भी हैं, कई ऐसे जिले आदिवासी दुरुस्त इलाके भी हैं जहां पर ऑक्सीजन की समस्याएं देखी जा रही थी या कमी की दिक्कत थी। उसको रैशनलाइज करते हुए उस रेशो के हिसाब से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। 88 ऑक्सीजन प्लांट जो हैं आरेंद्र, वो PM केयर्स फंड से बन रहे हैं और 13 ऑक्सीजन प्लांट राज्य सरकार बना रही है। 100 प्लांट जो है वो लगभग CSR की बात की जाए या स्थानीय सहयोग की बात की जाए, कुल मिलाके ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश जहां मार्च 2020 के पहले ऑक्सीजन प्लांट को लेकर दूसरी राज्यों पर निर्भर हुआ करता था, ऑक्सीजन को लेकर दूसरे राज्यों पर निर्भर हुआ करता था, आज वही मध्य प्रदेश ऑक्सीजन के मामले में इन प्लांट्स के जरिए आत्मनिर्भर हो गया है। यानी कि जो एक तीसरी लहर की संभावना पिछले कुछ समय से जताई जा रही थी या अगर आती है तो उसको लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर तैयारी करने की बात थी, वो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं उस पर अब मजबूती से काम दिखाई भी देने लगा है। बिल्कुल आदित्य, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त गिरीश निशाना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। दिल्ली को भी PSA प्लांट मिला है गिरीश, और आप खुद उस समय उस रिपोर्ट को कर रहे थे जब दूसरी लहर में दिल्ली की स्थितियों को देश भर ने देखा है, ऑक्सीजन की कमी का एक मसले को देखा है। किस तरीके से एक बड़ा बदलाव आज के इस प्रयास से? आरिंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय मैं दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से ऑक्सीजन प्लांट को कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को समर्पित किया है और LNJP अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आता है, उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं सौगात दी है ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहाँ आप देख सकते हैं ये PM केयर प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड के तहत PSA प्लांट लगाया गया है। यहाँ पर 2 ये संयंत्र लगाए गए हैं जो कहीं ना कहीं 1 मिनट में एक संयंत्र जो है 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं, ये प्लांट जो है कहीं ना कहीं LNJP अस्पताल में लगाया गया है, जो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। हमारे साथ इस ऑक्सीजन के प्लांट और इंजीनियर पिंटू जी मौजूद हैं। पिंटू जी, किस तरह से ये प्लांट काम करेगा और कितनी इसकी क्षमता रहेगी? इस प्लांट की कैपेसिटी 2000 लीटर पर मिनट है। दोनों प्लांट की कैपेसिटी, एक प्लांट की कैपेसिटी 1000 लीटर पर मिनट है। और ये काम इस तरह से करता है जैसे हमारी इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है और 21% हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है और प्लस 78% नाइट्रोजन प्लस 1% अदर गैस मिक्स करके 100% ऑक्सीजन बना के आगे सप्लाई करता है। अभी ये प्लांट किस तरह से काम करेगा? कितने मिनट में कितनी ऑक्सीजन जनरेट होगी? इस प्लांट की कैपेसिटी 1000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी है। आप 1 मिनट में इसको 1000 लीटर एक प्लांट से आप कभी भी ले सकते हो। अगर जैसे ये यहाँ इस हॉस्पिटल में
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 प्लांट लगवाए हैं जो पीएम केयर फंड से लगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आरेंद्र आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री द्वारा सौगात दी गई है दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर। ये टावर 1 है, टावर बी है, इस तरह से यहाँ पर ये 2 प्लांट हैं जो कहीं ना कहीं 2000 लीटर पर मिनट ये ऑक्सीजन को जनरेट करेंगे और कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी है वो नहीं होने देंगे। और देखिए प्रधानमंत्री ने किसी भी भेदभाव के यहाँ पर ये संयंत्र लगाए हैं। हालांकि ये जो अस्पताल है दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ये 2 संयंत्र लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। बिल्कुल गिरीश, महत्वपूर्ण चीज आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं और पीएम केयर्स के माध्यम से लगातार सरकार का फोकस रहा है कि देश के जो भी बड़े अस्पताल है उनका खुद का ऑक्सीजन का प्लांट हो ताकि उनको ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन के आधार पर निर्भर ना रहना पड़े। ये बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया गिरीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य आपका शुक्रिया। हमारी सहयोगी रमा भी हमारे साथ में जुड़ी थी ऋषिकेश से, उनका शुक्रिया। और उसके अलावा हमारे साथ में विकास सिंह इस वक्त इसी खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ गए हैं। विकास का हम रुख करते हैं लखनऊ की ओर। विकास, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री की इस सौगात को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी एक बहुत गंभीर मसला था दूसरी लहर के समय कोरोना के, अब तो कम से कम एक आत्मनिर्भरता दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता हुआ हो रहा है। और अगर करते हैं हम बात उत्तर प्रदेश की तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये क्षेत्र, इसने वो परिस्थितियां देखी हैं उस कुछ ही महीनों पहले जब ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा किल्लत हुआ करती थी। पीएम केयर के द्वारा ये ऑक्सीजन प्लांट लग जाने के बाद उत्तर प्रदेश में 1127 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ सरकार का ये लक्ष्य है यहाँ पर कि 400 से ज़्यादा यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। तो ये जो पीएम केयर फंड से लगे हुए हैं ये अपने आप में बताते हैं एक सोच, एक सफलता कि किस तरीके से हम अंत्योदय आम आदमी की बात के जो करते हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समयबद्ध तरीके से समय से पहले ही उसको पूरा कर देते हैं। ये यहाँ पर दर्शाता है किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये ऑक्सीजन वही थी जिसके लिए यहाँ पर त्राही त्राही मची थी। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रोड के द्वारा, रेल के द्वारा और वायुमार्ग के द्वारा किया गया। उस समय भी सरकार ने बहुत ही बेहतर प्रबंध किया था। एयरलिफ्ट कराई गई थी विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से और विशेष कॉरिडोर बनाए गए थे ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तब की ज़रूरतों को समझा और आने वाली चुनौतियों को समझते हुए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई और ये बहुत ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा। एक जो विकसित हो रहे हैं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आने वाले समय पे एक आम आदमी की जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उसका स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है आम आदमी के मन में। लेकिन आम आदमी को अब ये एहसास हो जाएगा इसके बाद कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, उसके लिए उसे किल्लत नहीं करनी पड़ेगी। कई जगह हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखा कि उन्होंने अपने पेशेंट से कह दिया कि आप अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था स्वयं करें, तो लोग अपनी कारों से, रिक्शों से या अन्य वाहनों से सिलेंडर लाद कर लाते थे और अपना इलाज कराते थे। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता का जो संकल्प सोचा, जो स्थापना हुई इन पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की, इससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की पूरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। और साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कामों की, तो कामों में जिस तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश की ये सफलता की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्गदर्शन में जिस तरीके से यहाँ पर काम हुआ कोरोना काल में, तो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य रहा, सबसे अधिक आबादी का होने के बावजूद यहाँ पर इस समय 152 ही एक्टिव केस बचे हैं। ज़्यादातर यहाँ के जनपद कोरोना मुक्त हो चुके हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से अभी तक 11 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज लग गई है उत्तर प्रदेश में। इसकी भी गति देश में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे स्वास्थ्य जरूरतें पूरा करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा जो भी निर्देश आते हैं उनका साक्षर उत्तर प्रदेश में पालन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लगातार जो काम कर रहे हैं उससे नित्य नई सफलता के नए आयाम उत्तर प्रदेश लिख रहा है। जी बिल्कुल, और शायद इसीलिए बीते दिनों हमने देखा प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की थी उनके काम करने के तरीकों को लेकर। फिलहाल शुक्रिया विकास, इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से आप जुड़े, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और ताजा तरीन खबरों पर।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से लखीमपुर खीरी कांड पर कल तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी से इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों का स्टेटस भी मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर का ब्यौरा भी मांगा है। एफआईआर में किस किस के नाम दर्ज हुए हैं वो भी बताया जाए। अदालत ने पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अदालत ने पूछा कि आरोपी कौन है और उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं, ये भी जानकारी दी जाए। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो तमाम बातें कही हैं वो किसी पिटीशन के आधार पे कही है या स्वतः संज्ञान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश की सरकार को कही है? आरेंद्र, 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी। उसी चिट्ठी को लेटर पिटीशन मान के सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा था कि वो इनको पीआईएल में तब्दील करके मामले को लिस्ट करें। आज सुबह चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से स्वतः संज्ञान के तहत इस मामले को दायर कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि इससे किसी तरह से मामले की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि वो खुद कुछ ना करके पहले वकीलों को सुनेंगे। जिन 2 वकीलों ने ये चिट्ठियां लिखी थी तो उनका आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। इस बीच जब इन दोनों वकीलों को जोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, इन्होंने जो भी ब्यौरा रखा, उसके बाद चीफ जस्टिस ने 2-3 टिप्पणियां यहाँ पे की। कोर्ट ने कहा कि ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है जिसमें 8 लोगों की जान गई। इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं, एफआईआर में किन किन लोगों का नाम लिखा गया है, कोर्ट ने इस पर पूरी जानकारी मांगी है। इसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह की पीआईएल दाखिल हो चुकी हैं, तो कोर्ट ने ये भी पूछा कि वहां पर कितनी पीआईएल हैं, क्या स्टेटस है सुनवाई का, वो भी यूपी सरकार बताए। और यहाँ पर और भी ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो आरोपी हैं उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कितने लोग अभी फरार हैं, ये सारा ब्यौरा भी सौंपा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने एक चीज और, यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात का जिक्र आया था कि जो मारे गए लोग हैं उनमें से एक किसान जो था उसकी मां बहुत गंभीर है, उनको चिकित्सा की जरूरत है। तो इस पर भी कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया और ये निर्देश दिए हैं यूपी सरकार को कि वो सुनिश्चित करे कि जो एक मृतक है उनकी मां को पूरी जो चिकित्सा सुविधा जो मिलनी चाहिए वो मिले, उसको इंश्योर किया जाए। ये भी एक इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार को दिया है। शुक्रिया विकास, इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। श्रीनगर के साफा कदल इलाके में गैर स्थानीय शिक्षकों पर फायरिंग की गई है। इस घटना में 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और हमलावर आतंकियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग में जिन 2 टीचर्स की मौत हुई है वे प्राचार्य सतिंदर कौर और शिक्षक दीपक कौर हैं। ताज़ा घटना श्रीनगर और बांदीपुरा के बिंदरू मेडिकल के मालिक सहित 3 नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने के 1 दिन बाद सामने आई है। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जल्दी बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। और इस अहम खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सलमान काजी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सलमान, अभी तक कोई जानकारी इस घटना के बाद में जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया, जिन आतंकियों ने, उनकी धरपकड़ को लेकर कोई तलाशी अभियान कहां तक पहुंचा है, कोई सुराग? वहाँ पे जो पूरा इलाका है, जो साफा कदल का इलाका है श्रीनगर में, वहाँ पे पुलिस के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया है, लेकिन अभी तक कोई उनके पास कोई कंक्रीट जो है लीड अभी तक उनको वहां से नहीं मिली है। इसके अलावा जो यहाँ पे लोकल मीडिया है, वहाँ पे जो टीआरएस है, बताया जा रहा है कि उन्होंने इस जो हमले की हमले को कबूला है और कहा कि हमने इनको मारा हुआ है। तो अभी तक ये 2 डेवलपमेंट्स हैं
सुबह से कि जब ये अटैक हुआ 11:30 के करीब इन दो पीएम सत्येंद्र कौर टीचर हैं और दीपक चंद इन पे गोलियां चलाई गई। ये जख्मी हुए, इनको हॉस्पिटल लिया गया, वहाँ के नजदीकी हॉस्पिटल है SMHS, लेकिन वहाँ से पहुंचते इनकी मौत हो चुकी थी। तो अभी तक कोई कंक्रीट लिस्ट जो है वो बाहर तक नहीं आई है। जी शुक्रिया सलमान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर पे हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और डालते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पदों पर रहते हुए 20 साल पूरे कर लिए हैं। अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभालकर लगातार 13 वर्षों तक गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अब 7 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री के रूप में आमजन की समस्याओं को हल करने के लिए वो लगातार समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेताओं में शुमार किए जाते हैं। 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतर बनाने और मानवता की सेवा करने का संकल्प लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने 70 सालों से लटके हुए मुद्दों को सुलझाने का साहस दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक, धारा 370, राम जन्मभूमि जैसे विवादित मसलों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान का रास्ता प्रशस्त किया। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। रेलवे से रॉयल पैलेस, जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। कहानी एक जन नेता की जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से हैं एक। तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतरीन बनाने और मानवता की सेवा करने का लिया है संकल्प। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी संघर्ष, सपनों और समर्पण की है कहानी। अक्टूबर 2001 में ली थी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 2014 के चुनावी नतीजों में बीजेपी को पहली बार अपने दम पर दिलाई केंद्र की सत्ता। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में शीश झुकाकर दिया संदेश, लोकतांत्रिक मूल्य हैं सर्वोपरि। साल 2019 के आम चुनावों में दिलाई बीजेपी को 2014 से भी बड़ी जीत। हम जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं, देश को जिस गति से आगे ले जाना चाहते हैं, 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए कराया मुफ्त राशन उपलब्ध। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। 20 साल से सुशासन का सफर है बदस्तूर जारी।
और सत्ता में 20 वर्ष पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवैधानिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई। ये अखंड 20 वर्ष लोक कल्याण के प्रति समर्पित होने के साथ निष्कलंक भी रहे हैं। उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। वहीं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के 20 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में देश के प्रधान सेवक बने तो उन्होंने गरीबी के दर्द और गरीबों के आंसू पोंछने को अपने शासन का आदर्श सूत्र बना लिया। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक जनसेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं आज देश के सर्वोच्च नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 20 साल पूरे होने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कुशल शासक के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई और पिछले 7 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्हें 20 साल पूरे किए हैं। राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए 20 वर्ष का कालखंड पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इनके इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रहते हुए भी उन्होंने एक मुख्य सेवक और एक प्रधान सेवक के रूप में काम किया है। वो मजबूत भी हैं, संवेदनशील भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं, परिश्रमी भी हैं, दूरदर्शी भी हैं और गतिशील भी हैं। और इसी रूप में उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, जनता के हित में काम किया। और इन 20 वर्षों में शायद एक दिन का भी छुट्टी ना ली हो, अवकाश ना लिया हो, ना व्यक्तिगत जीवन के लिए छुट्टी ली, ना राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इस पूरी सेवा देते हुए एक दिन भी वो बाहर नहीं रहे। पद संभाल के रखा और राज्य और देश को आगे बढ़ाते गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रधान सेवक की भावना से जो काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ जो काम किया, शायद यही कारण है गुजरात को भी आगे बढ़ाया तो बाद में भारत को भी आगे बढ़ाने का किया। और ये 20 वर्ष तो मैं कहूँगा उनके सुशासन, सेवा, समर्पण भाव के लिए जाने जाएंगे। ये ऐतिहासिक 20 वर्ष का कार्यकाल ना केवल मोदी जी के जीवन की उपलब्धि है, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज से आम जनता के लिए धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है। सभी धार्मिक स्थलों में लोगों को फेस मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइज करने का एक आदेश दिया गया है। इस उपायों के लिए संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन जिम्मेदार होगा। किसी प्रकार का प्रसाद नहीं बांटा जाएगा, ना ही पवित्र जल का छिड़काव होगा और मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों या वस्तुओं को छूने की इजाजत नहीं होगी। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह भी जारी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने दुनिया के देशों को कई उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की इसी पहल के कारण उसकी खास पहचान है। विदेश मंत्री ने डीडी न्यूज कॉन्क्लेव कार्यक्रम में कहा है कि भारत हमेशा से ही इस दिशा में पहल करता रहा है। One, I think we all need to appreciate how much our capabilities have changed in these 75 years. That today we are in nominal terms the 5th or 6th largest economy, in PPP terms the 3rd. That our political influence, our capability to contribute in many ways. I mean, we are seeing it today in terms of vaccines in response to COVID.
but even in terms of humanitarian assistance or disaster response in Nepal, in Yemen, in Africa, in Sri Lanka, we are seen very much as a first responder. In terms of connectivity, in terms of projects outside, in terms of the influence which we bring to bear on global debate. So I would say the one big change which I've seen, I mean, I've seen it in the course of my career, which is a little more than half of those 75 years. वहीं पाकिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वह भारत के साथ एक सामान्य पड़ोसी बनना चाहता है या फिर नहीं. In terms of where our relationship with Pakistan goes, everybody wants to be friends with their neighbors, but you want to be friends on terms which a civilized world will accept. Terrorism is not one of those terms. Okay, so neighbors, neighbors are supposed to trade with you. Neighbors are supposed to give you connectivity. Neighbors are supposed to promote contacts, to increase travel. Now, all of that hasn't happened with this neighbor. So, I think they have an important choice whether to be a normal neighbor to us. A lot of it, the next 75 years, would depend on the choice that they make. डीडी न्यूज़ पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम डीडी न्यूज़ कॉन्क्लेव आज रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ हुई विशेष बातचीत को विस्तार से देख सकते हैं. और आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ नहीं, कई लोग बेघर. दादी, पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो. जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले. जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले. तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले. पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो. पहल करो, शुरुआत करो, करो. वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत. बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है. आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. और ब्रेक के बाद अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं. और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात पाकिस्तान की. पाकिस्तान में आज सुबह बलूचिस्तान के विभिन्न स्थानों पर आए भूकंप में 20 लोगों की मौत हो गई और 300 अन्य लोग घायल हो गए हैं. आज तड़के 3:20 पर इस आए भूकंप में कई झटके महसूस किए गए. बलूचिस्तान के क्वेटा, सिवी, हरनाई, पिशिन, किला सैफुल्ला, चमन, जियारत और जोब में भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर यह भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई. भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र हरनाई के पास 15 किलोमीटर गहराई में स्थित था. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा नुकसान हरनाई जिले में हुआ है. बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की रोकथाम वाली पहली वैक्सीन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की सिफारिश की है. WHO प्रमुख ने वैक्सीन को मलेरिया के खिलाफ दशकों से चले आ रहे संघर्ष में एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है. मलेरिया की रोकथाम वाली ये वैक्सीन फिलहाल सब सहारा अफ्रीका और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से बच्चों को दिए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जहां मलेरिया का सामान्य से लेकर उच्च स्तर तक संक्रमण फैलता है. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत में क्या है आज की बड़ी खबर.
और खेल की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, क्या बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया अरिंद्र। शुरुआत करते हैं हम शूटिंग के साथ। जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। बुधवार को महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में टीम इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। मनु भाकर, नाम्या कपूर और रिधम सांगवान की तिकड़ी ने अमेरिका को 16-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का 9वां स्वर्ण पदक है। वहीं मनु भाकर का ये इस प्रतियोगिता में 4था स्वर्ण है। बात आईपीएल की। आईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 141 रन का स्कोर बनाया। जवाब में बैंगलोर की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन टीम 8 रन ही बना सकी। हैदराबाद की ओर से जेसन रॉय ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। वहीं बैंगलोर के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 41 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद अभी भी 13 मैच में 3 जीत और 6 अंक के साथ 8वें नंबर पर है। वहीं हार के बावजूद बैंगलोर 13 मैच में 8 जीत और 16 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में प्लेऑफ में जगह बना चुकी चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई का लगातार 2 हार के बावजूद पंजाब पर पलड़ा भारी नजर आता है, जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की कगार पर है। पिछले साल के लचर प्रदर्शन को भुलाकर इस वर्ष शानदार वापसी करने वाली चेन्नई की टीम ने यूएई चरण में अच्छा प्रदर्शन किया है और उसे हराना आसान नहीं होगा। वहीं पंजाब की टीम निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम 10 अंक लेकर 6ठे स्थान पर है। हालांकि केएल राहुल ने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक 528 रन बनाए हैं। दूसरे मुकाबले में 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के अपने आखिरी लीग मैच में राजस्थान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने का प्रयास करेगी। कोलकाता 13 मैच में 12 अंक के साथ इस समय तालिका में 4थे स्थान पर बनी हुई है। वह गत चैंपियन मुंबई इंडियंस से नेट रन रेट के हिसाब से आगे है। मुंबई इंडियंस के 13 मैच में 12 अंक हैं और उसे शुक्रवार को निचले स्थान पर काबिज सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 1 मैच खेलना है। अगर दोनों केकेआर और मुंबई इंडियंस अपने अंतिम मैच जीत जाते हैं तो फिर फैसला नेट रन रेट से होगा। केकेआर को टूर्नामेंट के दूसरे चरण में मिश्रित नतीजे मिले हैं, जिसमें से उसने 4 मैच में जीत हासिल की है, जबकि 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज से 3 टी20 मैच की सीरीज शुरू होगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर की वापसी से भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत हुई है। इस मल्टी फॉर्मेट सीरीज के पिछले 4 दिन भारत के नाम रहे हैं। हालांकि निर्णायक टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पूरी सीरीज में 6-4 की बढ़त के साथ आई है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया को पूरी सीरीज में अविजित रहने के लिए टी20 सीरीज में सिर्फ 1 जीत की जरूरत है। मैके में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बेहद आसान जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद भारत ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में भारत का दबदबा देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के मतदान पर आधारित हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 में भारत का झंडा लहराया। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता, जबकि पुरुष वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बाजी मारी। ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत और गुरजीत ने अपनी टीमों की तरफ से ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक गोल किए थे। इनके अलावा सविता पुनिया और पीआर श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता। वहीं शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में तो विवेक प्रसाद ने पुरुष वर्ग में उभरते हुए खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। इनके अलावा सोड मारिन ने महिला टीम के श्रेष्ठ कोच और ग्राहम रीड ने पुरुष टीम के श्रेष्ठ कोच का अवार्ड अपने नाम किया। रीड अब भी टीम के साथ बने हुए हैं, जबकि मारिन का कार्यकाल टोक्यो ओलंपिक के साथ ही समाप्त हो गया था। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की भी। स्पेन ने इटली के 37 मैच से चले आ रहे अजेय सिलसिले को तोड़ते हुए नेशंस लीग फुटबॉल के फाइनल में स्थान बना लिया है।
स्पेन ने रोमांचक मुकाबले में इटली पर 2-1 की जीत दर्ज की। स्पेन ने मैच में शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। 17वें मिनट में टॉरेस ने गोल करके स्पेन को 1-0 से आगे कर दिया। एक गोल से पीछे चल रही इटली को पहले हाफ का खेल खत्म होने से पहले एक और बड़ा झटका लगा। 42वें मिनट में टीम के प्रमुख खिलाड़ी लियोनार्डो बनुची को गलती के कारण रेड कार्ड दिखाया गया, जिसकी वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में टॉरेस ने अपना और टीम का दूसरा गोल करके स्पेन को 2-0 से आगे कर दिया। मैच खत्म होने से पहले पेलेग्रिनी ने इटली के लिए एकमात्र गोल किया। इस जीत के साथ स्पेन ने यूरो कप के सेमीफाइनल में इटली के हाथों मिली हार का बदला भी ले लिया। फाइनल में उनका सामना बेल्जियम और फ्रांस के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आर्येंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते और अब हमारी बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और खबर आस्था से जुड़ी हुई। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। आज प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि का पहला दिन है। प्रतिपदा पर भक्त मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है। इस समय देवी मां के दर्शन करने से जीवन में सफलता, आरोग्य और खुशहाली मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मौके पर कई लोग घर में कलश स्थापित करते हैं और व्रत रखते हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालु कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि सभी को नवरात्रि की बधाई। आने वाले दिन जगत जननी मां की आराधना में खुद को समर्पित करने वाले हैं। नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए देशवासियों को शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा महोत्सव की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 9 दिनों का यह पर्व हमें आध्यात्मिक ज्ञान, विवेक और चेतना से समृद्ध करे। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के आशीर्वाद से सभी के जीवन में नई ऊर्जा व खुशियों का संचार हो। देवी मां सभी का कल्याण करें। नवरात्रि के दौरान दूरदर्शन आपके लिए देश भर के विभिन्न स्थानों से दुर्गा पूजा और आरती का सीधा प्रसारण भी कर रहा है। इसमें कोलकाता के प्रसिद्ध महालया और तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी नवरात्रि महोत्सव शामिल है। दूरदर्शन पर अयोध्या में होने वाली अयोध्या की रामलीला को लाइव भी दिखा सकते हैं। इसके साथ ही 6 से 15 अक्टूबर तक डीडी नेशनल पर रामचरितमानस के रोजाना 2 एपिसोड भी दिखाए जाएंगे। पूरे देश में आकाशवाणी का विशाल नेटवर्क विभिन्न स्थानों से विभिन्न नवरात्रि विशेष कवरेज और कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। महालया के अवसर पर 6 अक्टूबर को विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दनी का प्रसारण हिंदी संस्कृत में सुबह 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक इंद्रप्रस्थ FM गोल्ड और आकाशवाणी लाइव न्यूज 24/7 पर किया जाएगा। वहीं आकाशवाणी और दूरदर्शन की ये सभी ऑडियो विजुअल सामग्री प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध है और हमारे YouTube चैनल्स पर भी आप लाइव स्ट्रीम इसको कर सकते हैं। और DDMA की गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिल्ली में श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशारा ने। नवरात्र को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में भी पूरा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर माता के दर्शन कर रहे हैं। इस समय हम झंडेवालान मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं मंदिर के ट्रस्टी रविंदर जी। हमने जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए जहाँ जहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं भक्त लाइनों में, वहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, मास्क होना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन होता है और फिजिकल डिस्टेंस रखते हुए वो आगे बढ़ते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब मंदिर के प्रवेश द्वार पर आते हैं वहाँ दोबारा से फिर थर्मल स्क्रीनिंग होती है, सैनिटाइज किया जाता है। मास्क यदि किसी का ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो हम मास्क भी मंदिर की ओर से उनको देते हैं
ताकि वो दर्शन से वंचित ना रहे कोई भी। आज के दिन का अति विशेष महत्व है। माँ भगवती की यथाशक्ति गंधा अक्षत पुष्प लेकर के भगवती का ध्यान करना चाहिए और माँ भगवती के नाम से ज्योति जलाएं, घट स्थापन करें, माँ के नाम से प्रार्थना करें। नवरात्र को लेकर श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं, बात करते हैं। आपके लिए कितना महत्व रखते हैं नवरात्र? हमारे लिए तो बहुत महत्व है। माँ को देख के माँ को बहुत शांति मिलती है। हमें इन दिनों का इतना उत्साह रहता है, ऐसे लगता है कि कोई उत्सव है। 2 साल बाद नवरात्र के बाद आए हैं पूरे फैमिली लेके यहाँ पे माता के दरबार में दर्शन करने के लिए। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कैमरामैन सुमित नौटियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इसी खबर के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। India of today is willing to stand up to the challenges that mount across the frontiers, but also willing to partner with those like-minded nations for the provision of global public goods that are much in need. We need to build the connectivity. We need to drive travel. We need to drive cooperation. We need to drive trade. So I don't see it as a dichotomy at all. In fact, I would say the more you do in India, the more you will have to deal with the world. The more you deal with the world, the more of it will come back in some form into our lives. Today, you have Prime Minister go out in the UN and remind people that we are the mother of democracy. That when Prime Minister Modi says democracy can deliver, democracy has delivered, he is actually today a rallying point. And we in India are a rallying point for democracies all over the world, and that tells you a lot about our credibility. After 75 years, one big change that we have seen is the image of India. Today, India is seen as a major power in the world. आज भारत की गणना उभरती हुई बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बड़ी शक्तियों में होने लगी है. Foreign policy of the present India, it sounds very bold. It is true that we take more risks. We say what we are doing, and it is not remaining in the domain of some admirals or generals. It is today. It is being discussed. The fact that we are discussing here on Doordarshan. Namaste India. Namaste land. Marhaban ilal Hind. Zari India. Salam India. Namaste India. Namaskar Bharata. Muy India. Nahnu Hunud. India. Ma Hindi Hasti. Mung Hindian. Salam Hindustan. We are India. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now.
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज।